नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय संत मत पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और मशहूर पॉलिटिकल एनालिसिस अशोक बिश्नोई जी। अशोक बिश्नोई जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि स्वर्गीय भजन लाल जी को कहा जाता था पॉलिटिकल पीएचडी, अब उनके जाने के बाद, स्वर्गीय भजन लाल जी के बाद हरियाणा की पॉलिटिक्स का पीएचडी अब किसे कहा जाता है? कुलदीप बिश्नोई को भी पीएचडी कहा जा सकता है, लेकिन कुलदीप जी का टॉपिक कोई और था। इसमें मैं आपको चौधरी भजन लाल जी एक्चुअल में पॉलिटिकल फैब्रिकेट इंजीनियर थे जो जोड़ते थे, लेकिन कुलदीप जी भी पॉलिटिकल पीएचडी हैं, लेकिन वो तोड़ने में है। ये उनके कार्यकलापों से भी दिख रहा है कि भजन लाल जी ने उनको इतना बड़ा साम्राज्य दिया था जो जोड़ जोड़ के, और कुलदीप जी ने उसको सबको तोड़ के और ख़त्म कर दिया। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तोड़ने का काम किया, जोड़ने का नहीं। क्यों ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह तो हालात लगा रहे हैं। सबके सामने है कि भजन लाल जी ने उनका कितना बड़ा उनको एक पॉलिटिकल साम्राज्य या प्लेटफॉर्म दिया था, और आज कुलदीप जी उस पार्टी में गए हैं जिस पार्टी के बारे में चौधरी भजन लाल जी ने कहा था कि इस पार्टी को कभी चिमटे से भी मत छूना, और वह आज उसी पार्टी के ऑफिस में बैठे हैं जाके। तो पीएचडी हैं, लेकिन दूसरे विषय के। यानी कि आपका कहना है कि सत्ता के लालसा में ये उन्होंने अपने विचारों से तड़जोड़ किया है, कि क्या कारण आप मानते हैं कि आज इस सोच और इस परिवर्तन का कुलदीप बिश्नोई जी जो कर रहे हैं या बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया है, उसका कारण क्या मानते हैं? मैं सत्ता का लालच तो हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, उसको मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी ने पॉलिटिकल डिसीज़न सारे उनके गलत थे, आज तक के इतिहास गवाह है इस बात का। कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बिश्नोई समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। स्वर्गीय भजन लाल जी के विचारों को लेकर आगे चलने की वो कवायद रखते हैं और कर भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो आप ऐसे कौन से पहलू हैं जिसको देखकर आप कहते हैं कि उन्होंने हमेशा गलत डिसीजन लिया? पॉलिटिकल में भजन लाल जी की विरासत को संभालने की पहली जिम्मेदारी समाज ने कुलदीप बिश्नोई को दी। वो मुख्यमंत्री के दावेदार से अब वो आखिर में एक पादों पर हल्के तक है ना सिकुड़ के बैठ गए। यह उनकी पॉलिटिकल, आप उसको मैच्योरिटी कह सकते हो। एक्चुअल में कुलदीप जी के पास पॉलिटिकल सोच ही नहीं है, उनके पास दृष्टिकोण ही नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिकल विनाश का उनके पास दृष्टिकोण है। वो पहले हरियाणा से स्टार्ट हुए, फिर वो हिसार हल्के तक आ गए, और अब वो सिकुड़ के सिर्फ आदमपुर के कुछ गांव में है। तो यह सारी चीज़ें साबित करती है कि वो हैं तोड़ने वाली विचारधारा के। अभी जैसे कि स्वर्गीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बड़े करीब थे, दावेदार थे, आपको क्या लगता है कि ना बन पाने का कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। 2005 में जब भजन लाल जी के नेतृत्व में 67 सीटें कांग्रेस की आई, तो चौधरी भजन लाल जी से यह उनका अच्छा हृदय मानो या कुछ भी कारण रहे होंगे, सुनने में आया है
कि उन्होंने उन एमएलए से कुलदीप जी की कई बार मीटिंग करवा दी। तो जो आदमी एमएलए होता है, नेचुरल है कि उसमें आदमी को परखने की ज़्यादा समझ होती है। उन एमएलएज ने कुछ एक घंटों की मीटिंग से ही परख लिया कि कुलदीप जी के नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तब उन्होंने आराम से दूसरी ऑप्शन पे विचार किया और उस वक्त तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री की दौड़ में ही नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र मजबूत था और एमएलएज ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान लिया। तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे कुलदीप जी ही जिम्मेवार है। अगर भजन लाल जी सारी चीज़ें अपने हाथ में रखते तो वही मुख्यमंत्री होते। अब ये बताइए कि आप जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि सीएम ना बनने का कारण कुलदीप बिश्नोई को आपने बताया है, लेकिन वही कुलदीप बिश्नोई है जिनको आज सभी बिश्नोई समाज के लोगों ने बिश्नोई रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, उपाधि दी है, और आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं, वो क्यों? बिश्नोई रत्न मेरे दृष्टिकोण से सिर्फ दो ही आदमी इस उपाधि के हकदार थे। एक चौधरी भजन लाल जी जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और उनको मैं मिला, ठीक है, लेकिन एक आदमी और है जिसको हम अननोन हीरोज़ कह सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जाट रेजिमेंट का हिस्सा बिश्नोई कंपनी होती थी और बिश्नोइयों के 1000 के आसपास सिपाही उस रेजिमेंट का हिस्सा थी। तब सेकेंड वर्ल्ड वार में सूबेदार पूनिया जो मंगाली होते थे, उनके नेतृत्व में बिश्नोई रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों से विद्रोह करने वाली पहली फौज थी। उसके बाद में अंग्रेज़ तो ज़्यादा समझदार कौम थी, उन्होंने सोचा कि ये विद्रोह फैले मत। उन्होंने उस चीज़ को दबाया और सूबेदार पूनिया को विदाउट पेंशन उन्होंने घर पे भेज दिया और उस बिश्नोई कंपनी को ख़त्म करने के लिए एक ब्रिगेडियर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। तो मैं हमारे समाज के प्रधान चौधरी देवेंद्र जी से अपील करता हूँ कि जो सूबेदार पूनिया जी बिश्नोई रत्न के हकदार हैं, जिनके नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वार में बिश्नोइयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अफसोस उस विद्रोह को दबाया गया। किसी भी सिपाही को पेंशन नहीं मिली और उनको स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान भी नहीं मिला। तो आज मैं समाज से और कुलदीप बिश्नोई से और दूसरे समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप उन सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए काम करें। कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे कि बिश्नोई रेजिमेंट की कुछ चर्चा कर रहे थे कि बनाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? बिश्नोई रेजिमेंट तो नहीं, पर जाट रेजिमेंट के अंदर बिश्नोइयों की कंपनियां होती थी। विद्रोह के कारण उनको ना अंग्रेज़ों ने पटाया, तो वो सारे सिपाही स्वतंत्रता
सेनानी के सम्मान के हकदार हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि उन सिपाहियों को और सूबेदार पूनिया बंगाली वाले को स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान दे और वह कंपनी दोबारा स्थापित की जाए। आज कुलदीप बिश्नोई सत्ता के साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं और खुद भव्य बिश्नोई भी अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदमपुर का। आपको क्या लगता है कि अब इन लोगों के कंधों पर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका है, अब उन्हें इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए? अगर कुलदीप जी गलतियां सुधारना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि चौधरी भजनलाल जी से अपने जीवन काल में मंडल आयोग लागू होने के बाद बैकवर्ड क्लास में छेड़छाड़ करने की एक राजनीतिक भूल चौधरी भजनलाल जी से हुई थी और उस भूल को सुधारने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। तो अब कुलदीप जी को या जो चौधरी भजनलाल जी के तथा कथित वारिस पॉलिटिकल वारिस बने बैठे हैं, उनको बैकवर्ड क्लास से सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए और उस गलती को सुधारने का काम करना चाहिए। आप ये बताएं कि कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में पॉलिटिकल एकदम विवादास्पद रहा है। कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने से इनकार किया, फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और फिर दोबारा हाथ मिलाया और इस प्रकार का जो राजनीति में एक ट्रेंड साबित किया उन्होंने, जिस वजह से अब लोगों को उन पर विश्वास थोड़ा कम होता है। क्या बिश्नोई समाज के लोगों का अभी भी विश्वास है कुलदीप बिश्नोई पर? बिश्नोई समाज चौधरी भजनलाल जी के की आज भी दिल से बहुत इज़्ज़त करता है, लेकिन वक्त के साथ कुलदीप बिश्नोई ने उनकी इज़्ज़त को धूमिल किया है। अब बिश्नोई समाज नए नेतृत्व का इंतज़ार कर रहा है और इसमें सिर्फ आप बिश्नोइयों का नाम मत लो, वो सभी लोग जो चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी थे वो अभी एक नए नेतृत्व का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा। आप भी उनके अनुयायी हैं, आपके भी जहन में उनकी जो कार्यकाल की कुछ बातें याद रही होंगी। स्वर्गीय भजनलाल जी के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो अभी भी आपके जहन में याद है, जिससे सीख मिलती है आज भी समाज को? चौधरी भजनलाल जी मेरे गुरु हैं और मैं उनको को नमन करता हूँ। वो एक आदमी नहीं थे, वो एक अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूट थे, वो एक समुद्र थे। उनके पास जो भी गया, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई आदमी हो, उनको उसने सम्मान के साथ जो उसने मांगा वो देने की कोशिश की। और हमारे एक कहावत है जो चौधरी भजनलाल जी पे फिट बैठती है, अगर किसी ने उनको पानी ऑफर किया है तो भजनलाल जी ने उसको दूध पिलाने की नीयत से काम किया है, जो पॉलिटिशियन होते हुए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसी कोई बातें हैं जो आज भी हरियाणा के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो? ऐसी भजनलाल जी के कुछ कार्य आप उसके बारे में गिनाना चाहेंगे? SYL का समझौता उन्हीं के कारण संभव हुआ और उनके टाइम में हरियाणा में व्यक्तिगत विकास बहुत हुआ, सार्वजनिक कम हुआ, पर उन्होंने पिन पॉइंट विकास अपने टाइम में बहुत किया। इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता।
आज जब भी हरियाणा की राजनीति का जिक्र आता है और आज के जब हालात आप देखते हैं कि एक ज़माने में था कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नाम के उल्लेख किए बिना हरियाणा की राजनीति का जिक्र नहीं होता था, लेकिन आज कहीं कोने में रह गया है वो जो उनका जो रुतबा था या उनका जो साम्राज्य था वो आज कहीं एक आदमपुर में समेट के रह गया है। इस बात का दुख है क्या? इस बात का मुझे क्या पूरे हरियाणा के और राजस्थान के उन सभी लोगों को दुख है जो उनको मानते थे। और जब भी आप मैदान में जाओगे तो वो उन तथा कथित भजन लाल जी के पॉलिटिकल वारिस हैं, वो उन लोगों के नैतिक अपराधी हैं जिन्होंने पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और उनको आघात पहुंचाया। तो ये लोग नैतिक अपराधी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भजन लाल जी के अनुयायियों को? क्या आपकी तरफ से विचार है आपके जो उन तक पहुंचाना चाहेंगे? ये तो बहुत विस्तृत सवाल है। इसमें तो पूरी दक्षिण हरियाणा की बेल्ट है, लगभग पूरा हरियाणा है और भजन लाल जी के अनुयायी आज भी वैसे ही नेतृत्व का इंतज़ार कर रहे हैं, पर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो अब है ना, कोई नेतृत्व वैसा आएगा और संभालेगा। क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का अचानक से बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, यू टर्न लेना, कभी कांग्रेस की तरफ अपना निष्ठा दिखाना तो कभी बीजेपी की तरफ अपनी निष्ठा दिखाना और अंत में बीजेपी से हाथ मिलाना, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या था बीजेपी से ज्वाइन होने का? कुलदीप की अपरिपक्वता, एक ये इतिहास आप है ना उठा के देख लो, जो पार्टी सत्ता के नज़दीक आती है कुलदीप उसको छोड़ के दूसरी तरफ जाता है। ये ही इसके फैसलों का इतिहास रहा है। तो इसका है ना कोई कारण नहीं है। ये एक अहंकारी आदमी है। राहुल जी का इसको मिलने का टाइम ना देना और उसके बाद पार्टी छोड़ना, यह एक अहंकार का प्रतीक है। इससे ज़्यादा है ना मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी हुई कि कहीं इसके पीछे ईडी और सीबीआई का भी हाथ हो सकता है, ऐसा है क्या? मैं नहीं मानता। चौधरी भजन लाल जी के टाइम में शायद 80-90 के दशक में एक आयोग बना था, एक सदस्य आयोग। उसने भजन लाल जी की पूरी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी की थी और उसको कुछ भी गलत नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद में चौधरी कुलदीप जी किसी सरकारी पद पे बैठे ही नहीं, तो ईडी का ना दबाव आएगा कहाँ से? तो इन बातों में है ना कुछ है ना दम तो देने। अच्छा, अगर मान भी लें तो है ना वो पैसा पाया कहाँ से? यह भी एक अलग जांच का विषय, पर मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। अब ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाले हैं, 2024 के चुनावों में क्या लगता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा और कौन बनने में सक्षम है? क्योंकि अभी भी कांग्रेस जितना भी अपनी पावर दिखाने की और पावर जताने की कोशिश करे, अभी भी गुटबाजी तो चरम सीमा पर ही है वहाँ पे। गुटबाजी से कांग्रेस को कभी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। 24 में इलेक्शन हो जाएंगे तो कांग्रेस एक्सपेरिमेंट करने की हालात में नहीं है। मुख्यमंत्री जो भी कांग्रेस के एमएलए चुनेंगे तो वो
एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उनको एक्सपीरियंस्ड आदमी भी चाहिए और उनको नेक्स्ट 29 की जीत भी चाहिए। अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री बनता है तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में उस पार्टी के जीत के चांसेस बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जो सरकार बनी, 19 में भाजपा की लहर होते हुए भी इनको को मधुरा बहुमत में मिला। यह अनएक्सपीरियंस्ड है के कारण कहीं ना कहीं लगता है। तो विधायक दल ही मुख्यमंत्री चुनता है और उनके आगे मेरे हिसाब से सबसे अच्छी ऑप्शन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उनकी पहली चॉइस होंगे। बाकी तो भविष्य की बात है और हाईकमान की बात है, विधायकों के बात की बात है, उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता। और अब आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, और कुछ विचार रखना चाहेंगे आप? कई बार जब मैं टीवी वगैरह देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत एक दुख महसूस होता है कि इतने बड़े बुद्धिजीवी और इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी वो एक साधारण बात को भी है ना नहीं कह सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो कांग्रेस इसके पक्ष में है, लेकिन इसके पक्ष में जो मजबूत तर्क बनता है वो ये है कि हिंदुस्तान में सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर आदमी को अपना भविष्य और बुढ़ापा सुरक्षित चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे पे सम्मान के नाम पे या यहाँ सरकारें बनी और गिरी हैं। तो जब पेंशन नहीं होगी तो एम्प्लॉई अपना भविष्य और बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करने की तरफ प्रेरित होगा। ओपीएस लागू ना करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक कारण हो सकता है। यह बात कांग्रेस के आदमियों को कहनी चाहिए, जो है ना मैंने अब तक किसी टीवी डिबेट में नहीं सुनी। और ये ही पेंशन लागू करते टाइम अंग्रेज़ों ने इसी बात को आधार बनाया था और वो ही आज है ना ये नहीं बोल रहे। तो मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करना चाहूँगा कि ओपीएस लागू करने का एक कारण कर्मचारियों का बुढ़ापा और भविष्य सुरक्षित होगा, तो उनको पैसा इकट्ठा करने की या भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसको पे भी विचार करें। तो ये थे हमारे साथ अशोक बिश्नोई जी, जिनका मानना है कि हरियाणा की राजनीति की बात करें तो 2024 में कांग्रेस और ख़ास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल सही दावेदार हैं। और साथ ही ओल्ड पेंशन योजना के बारे में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस को इस मुद्दे को बड़े ही प्रखरता के साथ उठाना चाहिए। तो ये थे अशोक बिश्नोई जी। आगे एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।